जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी क्लास चल रही है भारत में यूरोपियंस का आगमन। देखिए मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि भारत की खोज किसने की। सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। हालांकि भारत दोस्तों पहले से ज्ञात था। भारत में बहुत सारे यूरोपीय लोग बिजनेस करते थे लेकिन वो स्थलीय मार्ग था और दोस्तों अरब सागर से होने वाले जलीय मार्ग से भी व्यापार करते थे अरबी लोग। लेकिन दोस्तों उस मार्ग पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का, मुस्लिम शक्तियों का आधिपत्य स्थापित होने के बाद में यूरोप के लोगों को एक अन्य और सेफ मार्ग की जरूरत पड़ी। तब जाकर यूरोपीय शक्तियों ने भारत की खोज के लिए नए नए मार्ग तलाशने की शुरुआत की, जिसमें दोस्तों सफलता मिली वास्को डी गामा को, जिसने 1498 ईस्वी में अफ्रीका के तट के सहारे दोस्तों होते हुए भारत की खोज की, जो कि कालीकट पहुंचा। हालांकि उससे पहले दोस्तों कोलंबस भारत की खोज पर निकले हुआ था लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच गया था। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लास में बताया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों जाइए और उस क्लास को अच्छी तरीके से देख लीजिए। 34 मिनट की क्लास है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। मैंने आपको एक थ्योरी टाइप उसमें आपको बताया है जिससे आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। अब आज की जो क्लास रहने वाली है, दूसरी क्लास रहने वाली है। सभी साथियों से एक आग्रह है कि जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, चैनल से जुड़ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो यूरोपियंस आए थे उनका क्रम क्या था, उनका सीक्वेंस क्या था, मतलब कौन पहले आया, ठीक है। और सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली आए हैं और सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं और सबसे बाद में भी पुर्तगाली दोस्तों गए हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तीसरे नंबर पर अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC आती है। उसके बाद में दोस्तों आते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद में फ्रांसीसी आते हैं और दोस्तों अंत में आते हैं स्वीडिश। ये सारे के सारे यूरोप से आए हुए थे और पड़ोसी देशों से समझ सकते हैं आप ताल्लुक रखते हैं। देखिए सबसे पहले पुर्तगाल आए थे और पुर्तगाल यहाँ से जो भी व्यापार करके गए हैं वो यहाँ से जो सामान लेके गए हैं दोस्तों, मसाले लेके गए हैं, हीरे जवाहरात, रेशम के कपड़े और अन्य सामान, कीमती सामान लेके गए हैं, तो उन्हें देखकर अन्य देशों की जो आंखें हैं वो चकाचौंध हो गई और उन लोगों को दोस्तों रातों में नींद नहीं आई। वो भारत आने के लिए एकदम ऐसा समझ लीजिए भारत आने के लिए तत्पर हो गए और भारत आने की उनकी जो मुहिम थी वो एकदम शुरू हो गई। देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों आते हैं हमारे देश में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं भारत में बात करूं दोस्तों तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शुरुआत देख लेते हैं। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यूरोप में स्थापना हुई थी वो 1602 ईस्वी में हुई थी। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC की बात कर लेते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1599, ठीक है, 1600 में हुई थी। इससे पहले हो गई थी। इन दोनों में होड़ थी लगी हुई, डचों में, अंग्रेजों में, ब्रिटिशर्स में होड़ थी लगी हुई कि कौन पहले पहुंचे। महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करके 217 भागीदार थे उसमें भारत के लिए रवाना किया। लेकिन दोस्तों उससे पहले डच आ गए थे, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन पहले आया, हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हुई है यूरोप के अंदर, ठीक है। यूरोप के अंदर पहले हुई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई है वो 1602 ईस्वी में हुई है। लेकिन दोस्तों भारत में अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करी जाए तो 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में दोस्तों हो जाती है, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं एक बार। आपको ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना है कि पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद में डच आए, उसके बाद में ब्रिटिश आए, उसके बाद में डेनिश आए, डेनिश, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस को बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने बहुत सारे तानाशाह दिए हैं, ठीक है। और ब्रिटिश और जो फ्रांस था वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अमेरिका भी गुलाम था और अमेरिका भी ब्रिटिशर्स का गुलाम था। लेकिन दोस्तों अमेरिका को आज़ाद कराने में फ्रांस का अहम योगदान था। और जो हमारे देश में बहुत सारे जो सैनिक थे, जैसे आपने नाम सुना होगा टीपू सुल्तान का, उसने भी फ्रांस से मदद ली थी और उसने भी अपने दूत भेजे थे फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस
अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स का अपोज विरोधी था। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए इस कंपनी के नाम के बारे में देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका दूसरा नाम है BOS, BOC, बोस। इसे बोस भी कहते हैं। देखिए बोस से क्या है भाई? बेरिंग दे ओस्ट इंद्रसे कंपनी। बोस का जो मतलब है वो है बेरिंग दे ओस्ट इंद्रसे कंपनी। बाकी इसका नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। अगर मैं भारत की स्थापना की बात करूं तो भारत में इसकी स्थापना 1605 ईस्वी में हुई है। वहीं अगर हॉलैंड, देखिए ये कंपनी जो थी हॉलैंड की थी दोस्तों। ठीक है, हॉलैंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो इसकी स्थापना हुई है वो 1602 ईस्वी में हुई है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए यूरोप की अगर मैं स्थापना की बात करूं दोस्तों, तो यूरोप में जो इसकी स्थापना हुई है वो 1602 ईस्वी में हुई है। कितने में हुई? 1602 ईस्वी में। और अगर मैं भारत में स्थापना की बात करूं दोस्तों, तो भारत में जो स्थापना हुई है वो 1605 ईस्वी में हुई है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्तों पहले आई हुई है। ठीक है, आगे वन बाई वन करके जान लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नीदरलैंड हॉलैंड की कंपनी है। देखिए पुर्तगालियों को जो हराने का जो काम किया है वो दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है। यहां से पुर्तगालियों को खदेड़ने का काम डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है। और ये कंपनी हॉलैंड की कंपनी है, नीदरलैंड। ठीक है, ये मूल निवासी है वहां के। और एक ऐसा व्यक्ति, प्रथम डच यात्री जिसका नाम है कार्नेलियन हाउल्टमैन। कार्नेलियन हाउल्टमैन 1596 ईस्वी में भारत के सुमात्रा में पहुंचता है। ये कार्नेलियन हाउल्टमैन, इसका नाम आपको याद रखना है कि कौन सा डच यात्री भारत सबसे पहले पहुंचा, तो इसका नाम है कार्नेलियन हाउल्टमैन। ठीक है भाई, 1596 ईस्वी में ये पहुंचता भारत के सुमात्रा में। ठीक है, भारत के सुमात्रा में ये पहुंचने का काम करता है। हालांकि देखिए इनकी सबसे एक कमजोरी रही कि इन लोगों ने कभी भी भारत के अंदर बिजनेस में दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए ये ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे और ये अंग्रेजों से हारकर बेदरा के युद्ध से यहां से चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप चाहे कितने भी योग्य क्यों ना हो, अगर आप किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपको उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। जब भी आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों, तो दो लोगों का पैनल बैठाया जाता है, जिसमें एक अधिक योग्य व्यक्ति और एक कम योग्य व्यक्ति, मतलब इतना कम भी नहीं, उससे कम योग्य भी है। जैसे मान लीजिए एक 100% है और एक 70% है। और अगर 100% वाला व्यक्ति दिलचस्पी नहीं लेता है उस जॉब में, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। 70% वाला अगर दिलचस्पी लेगा तो वो अपना 100% देगा। तो सिलेक्शन 70% वाले का होता, ना कि 100% वाले का। तो इन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, इन्होंने भारत के बिजनेस में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी। इनका जो मेन मकसद था दोस्तों वो इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं जावा सुमात्रा, इन पर ज़्यादा था, और ये बाद में वहीं चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपनी को हॉलैंड की सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए इन्हें भेजा गया कि जाइए भारत पर अधिकार कीजिए, आक्रमण कीजिए और वहां पर अपना शासन बनाइए और वहां से बिजनेस कीजिए। ठीक है, आपको व्यापार करना, आक्रमण करना है और अपना अधिकार करना है। और ये 21 वर्षों के लिए हॉलैंड की सरकार ने इन्हें एक एग्रीमेंट दिया था 21 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए होता क्या अभी 1602 ईस्वी में। देखिए 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर, बहुत सारी डच कंपनियां थी, उन्हें मिलाकर एक ज्वाइंट कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, बहुत सारी कंपनियों को मर्ज करके एक कंपनी बनाई गई जिसका जो नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से रखा गया। ठीक है, और इस कंपनी का जो मूल नाम है वो है BOC, बेरिंग द ओस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी के संचालन के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया। 17 सदस्य बनाए गए इसके रेगुलेट करने के लिए, जिससे इसका संचालन अच्छी तरीके से दोस्तों हो सके। ऐसा समझ लीजिए 17 लोग ये हैं कि इन्हीं के कंट्रोल में ये कंपनी चलेगी। आगे देखिए 1605 में क्या होता है, अभी मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना होती है। मसूलीपट्टनम भारत में जो स्थापना हुई है डच कंपनी की वो 1605 में हुई है, और इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई है मसूलीपट्टनम में। दोस्तों कहां पर बनाई हुई? मसूलीपट्टनम में। अब मैं एक बार बता देता हूं कि इन लोगों ने कहां कहां फैक्ट्रियां बनाई है। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां कहां फैक्ट्री दोस्तों बनाई हुई है।
नक्शा ही चला गया। एक मिनट रुको दोस्तों। देखिए ये अब देख लेते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ दोस्तों फैक्ट्री बनाई हुई है। मैप की सहायता से देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से चीज़ें दोस्तों समझ में आ जाए। मैंने अभी आपको बताया 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में होती है, जिसमें ये पहली फैक्ट्री बनाते हैं मसूलीपत्तनम में। ठीक है, मसूलीपत्तनम कहाँ पड़ता है? देखिए मसूलीपत्तनम को आप देख सकते हैं, ये दोस्तों पड़ता है TN, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है अभी? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु आपका TN, ठीक है, ये तमिलनाडु है TN, ये केरला है, ठीक है, ये कर्नाटका है और ये महाराष्ट्र है। देखिए दोस्तों, ये मसूलीपत्तनम है, 1605 ईस्वी में यहाँ फैक्ट्री बनाते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ पुलिकट, पुलिकट में ये एक फैक्ट्री बनाते हैं 1610 ईस्वी में। कहाँ बनाते हैं भाई? पुलिकट में 1610 ईस्वी में फैक्ट्री बनाते हैं। 1610 ईस्वी में ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए बिमलीपत्तनम 1641 ईस्वी में। देखिए बिमलीपत्तनम में 1641 में ये फैक्ट्री बनाते हैं। उसके बाद में कराईकाल, देखिए कराईकाल में बनाते हैं, ये कराईकाल में 1645 में, कराईकाल में बनाते हैं 1635 में, ये भी तमिलनाडु में दोस्तों पड़ता है। ठीक है, नागपत्तनम, नागपत्तनम में ये बनाते हैं 1658 ईस्वी में, नागपत्तनम में बनाते हैं ये 1658 में। ठीक है, बालासोर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये बनाते हैं 1658 में। तो नागपत्तनम में 1658 में और बालासोर उड़ीसा में भी 1658 में। देखिए जितने भी यूरोपीय लोग बिजनेस करने के उद्देश्य से दोस्तों आते थे, वो सभी के सभी समुद्र के किनारे ही बसते थे, क्योंकि वो जहाजों से आते थे और उनके पास नौसेना थी, तो इसलिए वो आने जाने का जो रास्ता है सुगम बनाने के लिए वो हमेशा समुद्र के किनारे ही दोस्तों आपको बसते नजर आएंगे, क्योंकि आवागमन की सुविधा के लिए समुद्र के पास बसना जरूरी है। ठीक है, तो बालासोर जो उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री बनाई है 1658 में। और चिंसुरा जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर 1653 में इन्होंने फैक्ट्री दोस्तों बनाई हुई है। ठीक है, और सूरत में 1616 में फैक्ट्री बनाई हुई है इन्होंने सूरत में। कोचीन केरल जहाँ जो कि 1663 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री बनाई है। देखिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री बनाई हुई है, इनके नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मसूलीपत्तनम में इन्होंने 1605 ईस्वी में फैक्ट्री बनाई है। उसके बाद में पुलिकट में इन्होंने 1610 ईस्वी में फैक्ट्री बनाई है। और देखिए ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण सजाइए, ठीक है, या फिर दक्षिण से उत्तर सजाइए। नागपत्तनम 1658 ईस्वी में, उसके साथ में बालासोर उड़ीसा में पड़ता है, 1658 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। चिंसुरा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 1653 ईस्वी में फैक्ट्री बनाई है। सूरत में 1616 ईस्वी में फैक्ट्री बनाई है। कोचीन केरल में पड़ता है, 1663 ईस्वी में फैक्ट्री बनाई है। बिमलीपत्तनम 1641 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री बनाई है। देखिए बिमलीपत्तनम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश AP में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए एक बात और बतानी है दोस्तों, देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना भारत में हुई है भाई 1602 ईस्वी में। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में तो नहीं, भारत में हुई है 1605 ईस्वी में, लेकिन हॉलैंड में जो स्थापना हुई थी इसकी 1602 में हुई थी, हॉलैंड में, इसके खुद के देश में। ठीक है, हॉलैंड में जो इसकी स्थापना हुई है बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर 1602 में, लेकिन भारत की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों भारत में हुई है ये 1605 में। ठीक है, अब उस टाइम शासन भारत में कौन था, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में उस टाइम शासन किसका था। दोस्तों 1605 ईस्वी में आप जानते हैं अकबर की मृत्यु होती है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है और अकबर की मृत्यु के बाद में दोस्तों आते हैं जहांगीर। अकबर की मृत्यु के बाद में दोस्तों आते हैं जहांगीर। ठीक है भाई, देखिए अकबर जब स्थापना हुई थी उस टाइम अकबर का शासन था, उसके बाद में आते हैं जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बाद में आते हैं दोस्तों शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के बाद में आता है शाहजहां का बिगड़ैल बेटा औरंगजेब, जो खत्म होता है भाई 1607 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में। और अकबर की जो मृत्यु होती है वो 1605 में होती है भाई, 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया है, ऐसा समझ लीजिए 100 साल ये भारत में रुके हैं, 100 साल ये भारत में रुके हैं। और इन्होंने किन किन का शासन देखा है, देखिए अकबर के बाद में जहांगीर आते हैं, जहांगीर के बाद में शाहजहां आता है, शाहजहां के बाद में औरंगजेब आता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, देखिए इन्होंने दोस्तों जो फैक्ट्री बनाई है 1658। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है ये औरंगजेब के शासनकाल में थे।
औरंगजेब के दोस्तों ये शासनकाल में थे। देखिए, तो ये चीज आपको समझनी जरूरी थी कि जब डच आए थे तो उस टाइम किसका शासन था उत्तर भारत के अंदर, क्योंकि दोस्तों दक्षिण भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन्हें कंट्रोल कर पाती, और दक्षिण भारत के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ ही शासक थे जो ठीक ठाक थे। जैसे दोस्तों बाकी जो शासक आएंगे वो बाद में आएंगे, लेकिन इनके समय तक और अंग्रेजों के समय तक दक्षिण भारत में कोई एक ऐसी शक्ति नहीं बनी जो इन लोगों का मुकाबला कर सके या फिर जो इन लोगों पर रोक टोक लगा सके। और अगर लगाना भी चाहते क्षेत्रीय राजा तो उन लोगों ने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये बिजनेस करते थे, और बिजनेस करने से वहां की जनता को भी रोजगार मिलने का काम होता था, और वो उन्होंने इतना सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में ये इतना सिरदर्द बन जाएंगे हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 1605 ईस्वी में क्या होता है भाई, 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना होती है। 1605 में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना होती है मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1605 में डचों ने पुर्तगालियों के अंबायाना पर कब्जा कर लिया। जो पुर्तगालियों का अंबायाना था उस पर कब्जा कर लिया है डचों ने, और डचों को भगाने का जो काम है वो भी पुर्तगालियों को जो भगाने का काम है दोस्तों वो भी डच करते हैं। और धीरे धीरे मसाला द्वीपों इंडोनेशिया में उन्हें पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। जो इंडोनेशिया, मैंने आपको बताया पहले ही कि डचों का जो इंटरेस्ट था वो इंडिया में नहीं था, ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वहां जाना चाहते थे और बाद में चले जाएंगे बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हारने के बाद में। दोस्तों 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर लिया और एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की, इसे अपना मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, डचों ने यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा जारी किए। देखिए डचों ने एक स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसका नाम है पैगोडा। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। डचों ने अपना एक सिक्का जारी किया जिसका नाम है पैगोडा। ठीक है, डचों ने जकार्ता को जीतकर 1619 ईस्वी में यहाँ बैटविया नामक नगर बसाया। बैटविया, डचों ने एक नगर बसाया बैटविया, किसे जीतकर? जकार्ता को जीतकर। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों देखिए 1600 डचों ने 1616 ईस्वी में, देखिए डचों की अगर बात करी जाए तो 1616 ईस्वी में इन्होंने क्या करा भाई, सूरत, गुजरात में पड़ता है, सूरत में, और 1641 में भीमलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की है। दोस्तों देखिए 1641 में भीमलीपट्टनम में और 1616 में सूरत में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की है। और बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीएसी में, ठीक है, इन्होंने 1627 में की है। 1627 में इन्होंने बंगाल में भी फैक्ट्री की स्थापना की है। सारे के सारे जितने भी स्थान इन्होंने देखे हैं वो समुद्र के किनारे, तटों पर बसे हुए नगर देखे हैं, जिससे आवागमन में कोई इन्हें दिक्कत ना पड़े। 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, देखिए 1658 में इन्होंने किस पर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने का काम इन्होंने किया है। अब हालांकि ये थोड़ा सा अंदर आने स्टार्ट करेंगे। देखिए पटना बिहार में पड़ता है, ठीक है, बालासोर उड़ीसा, ठीक है, कासिम बाजार पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये स्थान इन्होंने यहाँ पर भी फैक्ट्री बनाने की शुरुआत या मुहिम कर दी है। अब औरंगजेब, देखिए औरंगजेब का नाम आया हुआ, औरंगजेब ने इन्हें थोड़ा सा टैक्स लेकर इनसे व्यापार करने की अनुमति दी है। देखिए औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.1/2 3.5% वार्षिक चुंगी पर, 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया है। देखिए औरंगजेब ने डचों को 3.5% टैक्स लेकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या करा भाई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का जो अधिकार है वो दे दिया है। 1690 में क्या होता है अभी देखिए 1690 में दोस्तों, देखिए 1690 में क्या होता है, एक मिनट, आज क्या हो गया यार। देखिए 1690 में क्या होता है दोस्तों, अगर हम 1690 की बात करते हैं, इन्होंने पुलिकट, देखिए पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया। पुलिकट एक जगह थी, इन्होंने उसके स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया डचों का। ठीक है, औरंगजेब ने 3.5% चुंगी लेकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी है। और 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, केरल,
कन्नौर और बेलगुरला डचों के व्यापारिक केंद्र थे। देखो डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, जो डच फैक्ट्री थी उन्हें फैक्टर कहते थे, ठीक है, उन्हें व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत करने का काम इन्होंने किया। और इनका जो मेन मोटिव था दोस्तों वो मसाले पर नहीं था, ये कपड़े के व्यापार पर, रेशम के व्यापार पर ज्यादा अपना ध्यान रखते थे, ठीक है। देखिए डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़े को निर्यात को ज्यादा प्रोत्साहन दिया। भारतीय कपड़े के निर्यात पर डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का एक कारखाना खोला, जिसमें 3000 कारीगरों को उन्होंने वेतन पर रखा और 3000 लोगों को रोजगार देने का काम किया। ये दोस्तों मैं बात पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे वो इनसे इसलिए नहीं घबराते थे क्योंकि ये लोगों को रोजगार देने का काम भी करते थे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा तो थे नहीं भाई, काम जो करवाते थे वो भारत के लोगों से करवाते थे और भारत के लोगों को एक रोजगार भी मिलता था और यहाँ से सामान जब बिकता था, एक तरीके से आयात निर्यात होता था तो अच्छा भी लगता था, ठीक है। लेकिन इनकी जो मंशा है वो आगे आने वाले समय में बहुत बदल जाएगी, जो और व्यापारी आएंगे, ठीक है। भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। अब देखिए वस्त्रों को, भारतीय वस्त्रों को निर्यात, निर्यात बोले तो बेचना, आयात बोले तो खरीदना, भारतीय वस्त्रों को अपने देश से ले जाने का जो काम है दोस्तों वो डचों को एक तरीके से श्रेय जाता है इस चीज का। अब 1759 में देखिए 1759 में होता बेदरा का युद्ध, 1759 में होता दोस्तों बेदरा का युद्ध। हालांकि औरंगजेब उस टाइम डेथ हो जाएगी क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो 1707 ईस्वी में होती है। देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद में एक बेदरा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? देखिए 1759 बेदरा का युद्ध होगा, जिसमें अंग्रेज होंगे एक तरफ दोस्तों, देखिए एक तरफ होंगे अंग्रेज, ठीक है भाई, अंग्रेज होंगे और डच और मीर जाफर, मीर जाफर बंगाल का नवाब, ये दोनों लोग साथ होंगे और अंग्रेज अकेले होंगे, ठीक है। और अंग्रेज दोनों को हरा देते हैं, डचों को भी हरा देते हैं, मीर जाफर को भी हरा देते हैं और इस तरीके से दोस्तों अंत हो जाता है डचों का। और डच यहाँ से दोस्तों चले जाते हैं, अपना सारा का सारा जो भी इनकी कंपनियां थी वो अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं दोस्तों। देखिए 1759 में अंग्रेजों के साथ बेदरा बंगाल के पास डच युद्ध हुआ। बंगाल के पास मतलब बंगाल का उसमें नवाब था मीर जाफर, जो कि डचों का साथ दे रहा था दोस्तों, ठीक है। इस पराजय ने भारत में उनकी शक्ति समाप्त कर दी और डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेज पद्धति पर आधारित थी। इस तरीके से दोस्तों डचों का यहाँ से अंत हो जाता है और डच अपना सारा का सारा सामान अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। देखिए डचों के हार के प्रमुख कारण क्या थे दोस्तों? डचों ने भारत में दिलचस्पी नहीं ली और डचों ने कपड़ों और रेशम के सिर्फ जो वस्त्र होते हैं उन्हें ही ज़्यादा वरीयता दी और इनका जो मेन मोटिव था वो इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं जावा सुमात्रा उन पर ज़्यादा था। ये भारत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। हालांकि आप चाहे कितनी भी योग्यता रखते हैं, अगर आपकी किसी काम में दिलचस्पी नहीं है तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे सकते, या फिर आप अपना बेस्ट उसमें नहीं दे सकते। तो आप जब बेस्ट नहीं दोगे तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलने के जो चांस है वो 100% नहीं रहते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास रही है बहुत अच्छी रही है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों ज़्यादा बड़ी आपको क्लास नहीं मिलेंगी क्योंकि मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मैं आपको छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से उस टाइम क्या हुआ था, भारत में कौन शासन कर रहा था। देखिए दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले पुर्तगाल आए हैं, ठीक है। और पुर्तगाल जब थे उस टाइम लोधी वंश का शासन था, दिल्ली सल्तनत का शासन था, ठीक है। बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद में अपना कब्जा करते हैं, ठीक है, अपना शासन स्थापित करते हैं। और अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो कृष्णदेव राय वहां शासन करते थे, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उन्होंने इन लोगों से कोई ज्यादा हानि वाली बात या ईर्ष्या वाली बात नहीं रखी। उसके बाद में दोस्तों अकबर, भाई जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जहांगीर के बाद में दोस्तों शाहजहां के बाद में औरंगजेब, और औरंगजेब के मरने के बाद में आप जानते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल काल आएगा। जितने भी शासक मुगलों के होंगे वो सब एकदम ऐसे होंगे जो ताश के पत्ते की तरह रह जाएंगे और अंग्रेजों का जो निर्माण होगा वो अब जाकर दोस्तों होगा, ठीक है। अंग्रेज कैसी कंडीशन में बने? अंग्रेज शून्य कंडीशन में बने। उस टाइम राजनीतिक शून्य की स्थिति थी और अंग्रेजों को अपने आप को बनाने के लिए टाइम मिल गया। तो अंग्रेजों की जो क्लास रहेगी वो अगली क्लास रहेगी और बहुत अच्छी वाली और इंटरेस्टेड क्लास रहेगी, जिसमें हम आपको अंग्रेजों का निर्माण कैसे हुआ और कैसे अंग्रेजों ने अपने आप को दोस्तों बनाया, ठीक है।
तो दोस्तों आज अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।